नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल त्रिका। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे सेंटर ने अब सुप्रीम कोर्ट को कह दिया है कि हम वुमेन को अलाउ करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी में। काफ़ी लंबे समय से टसल चल रहा था कि वुमेन को एनडीए में इंडक्ट किया जाए। थोड़ा टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वुमेन को परमानेंट कमीशन का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। वुमेन को इक्वालिटी के बिहाफ पे वही बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो मेल काउंटर पार्ट को मिलते हैं। तो इसी के चलते एक पीआईएल फाइल की गई थी कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में। इसी पीआईएल का भी जो मैटर है वो सब जुडाइज है, लेकिन हाँ, सेंटर ने एक एफिडेविट के थ्रू कहा है कि हाँ बिल्कुल हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, हम यहाँ पे सबमिट करते हैं कि हम वुमेन को अलाउ करेंगे कि किस तरह से वो भी परमानेंट कमीशन के बेनिफिट्स ले पाएँ। तो जानते हैं एग्जैक्टली कि हुआ क्या। यहाँ पे एंट्री जो है वो अलाउ कर दी गई, ये गुड न्यूज़ है। और रिक्रूटमेंट अब वुमेन का भी मेल का के इक्विवेलेंट हो पाएगा आर्म फोर्सेस में। जैसा कि प्ली फाइल की गई थी, इस प्ली के जो बेसिस थे वो आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। अगर हम बात करें 14 की, तो 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। अगर हम बात करें 15 की, तो वो कहता है डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। और यहाँ पे जो सरकार है वो डिस्क्रिमिनेशन ही कर रही थी। आर्टिकल 16 बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन का, मतलब कोई भी स्टेट जो है किसी को भी ट्रेड एंड प्रोफेशन से रोक नहीं पाएगी। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, इसी के चलते ये यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई और इसी पिटीशन के को कोर्ट सुन रही है और कोर्ट ये कह रही है कि हाँ बिल्कुल वुमेन को अलाउ करना चाहिए। तो इस वीडियो में जानेंगे एग्जैक्टली क्या हिस्ट्री रही है वुमेन की आर्मी में और बाकी कंट्रीज कैसे वुमेन को ट्रीट करते हैं। मतलब क्या वो भी वुमेन को अलाउ नहीं करती हैं या फिर वहाँ पे वुमेन इक्वली मेन के बराबर वहाँ पे उन्हीं पोस्ट पे काम कर सकती हैं। तो आप स्टडी आईक्यू पे हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस एंड नेचर ऑफ द एग्जाम। देखो, हम जानते हैं एनडीए के बारे में। एनडीए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो यहाँ इसके थ्रू आप मिलिट्री आर्मी सर्विसेज में पहुंच जाते हैं। एसएसबी का एक इंटरव्यू होता है, देन उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। एनडीए जो है 1954 में स्टैब्लिश किया गया था और ये देश की जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बोलिंग ऑफिसर पोस्ट की, वो ये सब पूरी करता है। अभी एट प्रेजेंट वुमेन कहाँ स्टैंड करती है? देखो, वुमेन जो है आर्मी ज्वाइन कर सकती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, या जो सीडीएस का एग्जाम होता है उसके थ्रू आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। वुमेन अभी केवल 10 ही आर्म्स में एंटर कर सकती हैं। फाइटिंग आर्म्स अगर हम बात करें, कॉम्बैट के जो आर्म्स हैं वहां पे वुमेन एंटर नहीं कर सकती। अब एक डिसीजन ये है कि वुमेन को आर्मी की इन्फेंट्री, आर्मर्ड मैकेनाइज्ड फोर्सेस और आर्टिलरी में लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार अभी तक क्लैरिटी नहीं दे पा रही है। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के केस में आप देखें कॉम्बैट रोल्स में वुमेन को डिप्लॉय किया जा रहा है और फाइटर पायलट्स जो हैं वो वुमेन बन रही हैं। नेवी भी प्रोग्रेसिवली देख रहा है कि वो अपने वॉरशिप्स में आर्मी को ला पाएँ। अब कोर्ट की जजमेंट क्या है? देखो, कोर्ट की जजमेंट जो है वो कहता है कि आर्म फोर्सेस जो है एक रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ऐसा रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी हो जाती है कि वो जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करे। कोर्ट ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं है जिस तरह से जेंडर रिप्रेजेंटेशन आर्मी में है। मतलब आप देखेंगे कि आर्मीज जो हैं वो मेल ओरिएंटेड बन चुके हैं, मेल बैस्शन बन चुके हैं, वहाँ पे फीमेल को कोई जगह नहीं दी जाती। इसलिए कोर्ट ने कहा कि देखो, हमारी ड्यूटी है सरकार को इस बात के लिए तैयार करना कि सरकार इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं क्रिएट करे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्म फोर्सेस में को एजुकेशन क्यों नहीं अलाउ किया जाता, कि क्या प्रॉब्लम है को एजुकेशन को लेके। तो इन सारी बातों के चलते, अगर आपको याद होगा, 17 फरवरी 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परमानेंट कमीशन जो है वो वुमेन के लिए अलाउ होना चाहिए। बबीता पुनिया केस में कोर्ट ने कहा कि वुमेन भी परमानेंट कमीशन के बेनिफिट्स लें। जिस तरह से आप मेल को परमानेंट कमीशन में इंडक्ट कर लेते हैं, आपको वुमेन को भी इंडक्ट करना चाहिए। देखते हैं एग्जैक्टली हिस्टोरिकली क्या रहा। देखो, 1992 से ही वुमेन को पहली बार इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाने लगा। अब तब से कोर्ट कह रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। अगर आप इंडियन आर्मी एक्ट 1950 को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वुमेन जो है वो इनएलिजिबल हैं आर्मी के एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक्सेप्ट वो कॉप्स में जा सकती हैं, डिपार्टमेंट या ब्रांचेस में। मतलब आप कहें कि जितने भी मैनेजरियल पोस्ट हैं या फिर जितने भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं वहाँ पे वो बैठ सकती हैं, लेकिन वो, हाँ, अगर उनको रोल मिले कॉम्बेटेंट का, उनको रोल मिले फील्ड का, तो वो उनको नहीं दिया जाएगा। मतलब इस तरह का कॉम्बेटेंट या फील्ड का रोल उनके लिए नहीं है। 42 ईयर्स के बाद इस एक्ट में ये चेंजेस लाए गए और वुमेन को 5 ब्रांचेस में अलाउ किया गया। आर्मी पोस्टल सर्विस, जजेस एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट में, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में और आर्मी सर्विस कॉर्प्स में। ये 5 में उनको अलाउ किया गया, लेकिन उसके बाद भी अब देखेंगे स्टैटिस्टिक्स जो है वो वुमेन के फेवर में नहीं है। एयरफोर्स में मात्र 13% है और साथ ही साथ देखेंगे
कि इंडियन नेवी में 6%, 2.8% अगर आप देखेंगे। साथ ही साथ अगर इंडियन आर्मी की आप बात करें तो सबसे कम और सबसे खराब जो है वो इंडियन आर्मी में है। केवल 3.8% जो है वो इंडियन आर्मी में आपको 2018 तक दिखेंगे। मतलब ये ओवर द टाइम एयरफोर्स ने तो काफ़ी तरक्की कर ली, 4 साल में 8.5 से 13% तक ले आए 2014 से 2018 तक। लेकिन अब बात करें आर्मी की, इंडियन आर्मी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करी वुमेन के इंडक्शन को लेके। 2020 में अगर आप देखेंगे 3 वुमेन ऐसी हैं जिनको 3 स्टार जनरल या अबव का यहाँ पे रैंक दिया गया, लेकिन ये तीनों मेडिकल सर्विसेज से आती हैं। साथ ही साथ 2021 में 83 वुमेन जो है उनको जवान की तरह पहली बार इंडियन आर्मी में मिलिट्री पुलिस में इंडक्ट किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी रेगुलर कमीशंस हैं, जैसा मैंने आपको बताया वो 1950 से ही अलाउड नहीं था। इसके बाद 58 में पहली बार आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में वुमेन को रेगुलर कमीशन दिया गया। मतलब मेडिकल या फिर आप कहें एंसिलरी, आर्मी के एंसिलरी पोस्ट पे वुमेन को अलाउ किया जाता है। 92 से हम देख ही रहे हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में अलाउ किया गया। 2008 में वुमेन को फर्स्ट टाइम परमानेंट कमीशन ऑफिसर की तरह लीगल और एजुकेशन कॉर्प्स में लाया गया था। ठीक है, तो ये 2020 में पहली बार उनको 8 और कॉर्प्स में डाला गया। तो अभी भी अगर हम बात करें कॉम्बेटेंट पोस्ट की, या वो अभी भी वुमेन को नहीं दी जा रही है। वुमेन को हल्के हल्के स्लोली ग्रेजुअली जो है वो आप नॉन कॉम्बेटेंट से कॉम्बेटेंट की तरफ ला रहे हैं। मतलब जिसमें फील्ड में ना जाना पड़े और हल्के हल्के उनको फील्ड में आप लाने की कोशिश करें। जैसे हम बात करें कि कॉम्बेटेंट के केस में अभी भी पैराशूट रेजिमेंट में अलाउड नहीं है। स्पेशलिस्ट फोर्सेज में भी वुमेन अलाउ नहीं है। पैरा ईएमई की बात करें, पैरा सिग्नल, पैरा एएससी, पैरा ट्रूपर्स तो वो ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन वो स्पेशलिस्ट फोर्सेस को यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकती। 1976 की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी में एक जर्ट्यूड एलिस रैम थी, उनको फर्स्ट वुमेन ऑफिसर दिया गया था इंडियन आर्मी में, जिनको मेजर जनरल यानी 2 स्टार रैंक थी। तो बहुत कम, ऐसा बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि वुमेन को काफ़ी मेरिटोरियस पोजीशंस मिली हो आर्मी में। अब इंडिया जो है उस समय थर्ड नेशन ऐसा बन गया था जिसने वुमेन को किसी फ्लैग रैंक में तब प्रमोट किया था, लेकिन उसके बाद इंडिया काफ़ी पीछे रह गया और बाकी कंट्रीज काफ़ी आगे निकल गई। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि बाबरा घोष को परमानेंट नेवल कमीशन दिया गया। ठीक है, तो पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर है जिनको ये सब बेनिफिट्स मिले। 2019 में काफ़ी फेमस नाम आया था शुभांगी स्वरूप का। वो डॉर्नियर 228 सर्विलांस एयरक्राफ्ट चलाती हैं, मतलब फ्लाई करती हैं। तो उनको पहला वुमेन पायलट जो है इंडियन नेवी में डिप्यूट किया गया था। तो हल्के हल्के आप ये कह सकते हैं कि स्लोली ग्रेजुअली हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ अचीव करना बाकी है, क्योंकि अभी भी वुमेन को कॉम्बेटेंट स्पेशलिस्ट फोर्सेस, घातक फोर्स, गार्ड, गरुड़ कमांडो फोर्सेस, मार्कोस में नहीं अलाउ किया जाता, पैरा कमांडोज में अलाउ नहीं किया जाता। इनफैक्ट अगर हम बात करें डॉक्टर सीमा राव को, जिनको हम इंडिया की वंडर वुमेन भी कहते हैं, वो इंडिया की पहली ऐसी कमांडो ट्रेनर है जिन्होंने 15,000 स्पेशल फोर्सेस को यहाँ पे एनएसजी, ब्लैक कैट, मार्कोस, गरुड़ को फुल टाइम गेस्ट ट्रेनर की तरफ 20 साल से लगभग काम उन्होंने किया। तो अगर कोई वुमन अगर ट्रेनर बन सकती है तो फिर वो वुमन बैटल फील्ड में भी जा सकती है। अगर हम बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो कोस्ट गार्ड के केस में आप देखते हैं ऑफिसर रैंक, जनरल ड्यूटी, ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। असम राइफल्स में पिछले 2016 में 100 वुमेन सोल्जर्स को एक बैच में इंक्लूड किया गया था ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग के बाद। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो फिर भी चीज़ें जो है थोड़ी सी लीनियंट हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बात करें तो कोवर्ट एलिट स्पेशल यूनिट है, आर्म विंग है रॉ का। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे वुमेन को काफ़ी लंबे समय से नॉन कॉम्बैट पोस्ट पे तो रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कॉम्बैट में नहीं रखा जा रहा। तो पैरामिलिट्री में भी चीज़ें जो हैं वो बहुत मिसमैच है, मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं है कि हाँ वुमेन को कंप्लीट जो है इंडिपेंडेंस है कि वो सारी पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उनके लिए वहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब 2016 में आप देखेंगे वुमेन की डायरेक्ट एंट्री जो है अलाउ की गई पांचों सेंट्रल फोर्सेज में। यहाँ पे आप देखेंगे कि वुमेन जो है जूनियर रैंक और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू कॉम्बैट रोल्स में जाने लग गई। तो पैरामिलिट्री फोर्स अपने आप को लिबरेट कर रहा है, मतलब लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो आर्मी है, जो आपकी मिलिट्री फोर्सेज है, वहाँ पे अभी भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। अब 2016 में राजनाथ सिंह जी ने भी यही कहा था कि 33% कांस्टेबल रैंक में वुमेन आएंगी। 33% जो है वो वुमेन के लिए ही होगा, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, और 15% बीएसएफ और एसएसबी आईटीबीपी में होगा। तो कांस्टेबलरी रैंक पे भी अब वुमेन को लाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात है ये सारी चीज़ें। अच्छा, देखते हैं वर्ल्ड कैसे देखता है इस नज़रिए का, वर्ल्ड का क्या नज़रिया है। अब आप 1914 से देखेंगे वेस्टर्न मिलिट्रीज में वुमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट और डाइवर्स रोल्स में रही हैं। वेस्टर्न आर्मीज ने 1970 से वुमेन को एक्टिव ड्यूटी देनी शुरू करी थी मिलिट्री ब्रांच में। 2006 में आप देखेंगे 8 कंट्रीज यानी चाइना, इरिट्रिया, इजराइल, लीबिया, मलेशिया, नॉर्थ कोरिया, पेरू, ताइवान, इन्होंने वुमेन को मिलिट्री सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। 1980s में
नॉर्वे पहला नाटो कंट्री बन गया जिसने वुमेन को कॉम्बैट कैपेसिटी भी दे दी, 1980s में दे दी थी, जो इंडिया ने आज तक नहीं दी है। 2013 में आप देखेंगे नॉर्वे जो है साथ ही साथ पहली ऐसी कंट्री भी बन गया जिसने फॉर्मल टर्म्स वुमेन के लिए रख दिए जो मेन के लिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस नेशन है। अगर आप नेशनल ज्योग्राफी का एक डेटा देखेंगे तो 16 इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ऐसे हैं जो वुमेन को फ्रंटलाइन सर्विसेज में आने की बात कहते हैं। 2018 में इनफैक्ट यूके ने भी वुमेन के सर्व करने पे बैन हटा दिया था। तो वुमेन जो है कॉम्बैट रोल्स में आ सकती हैं, एलीट स्पेशल फोर्सेस में भी यूके में वुमेन जा सकती हैं। यूएस मिलिट्री की तो हम बात कर ही रहे हैं कि नॉन कॉम्बैट रोल्स में रही हैं। 2016 से पेंटागन ने फ्रंटलाइन कॉम्बैट रोल के लिए वुमेन को अलाउ कर दिया था। तो इस तरह से यूएसए की बात करें, हम चाइना की बात करें, ये सब लगभग वुमेन ऑफिसर्स को अलाउ करते हैं, लेकिन हाँ, पार्टिसिपेशन अभी भी ज़्यादा नहीं है। चाइना में अभी भी मात्र टोटल जितनी आर्मी है उसमें से केवल 5% ही वुमेन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हाँ, अलाउ कर दिया गया है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली उनकी पॉपुलेशन या नंबर्स भी इक्वल आ रहे हैं मेन के। इंडिया के अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 3400 सर्विंग वुमेन है आर्म फोर्सेज में। तो वो भी कहा जाता है कि हाँ, बहुत कम है, लेकिन स्टिल चीज़ें बेहतर हैं हमारे आसपास। हमें भी उस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। कनाडा, डेनमार्क, इसराइल जैसी कंट्रीज अगर ओपन कर सकती हैं तो फिर इंडिया को भी ये सारी चीज़ें जो हैं ओपन करनी पड़ेगी। इनफैक्ट इसराइल तो मेन और वुमेन को काफ़ी लंबे समय से ले रहा है। 1948 से, जब से इसराइल कंट्री बनी थी तब से उसने ऐसा कोई बार ही नहीं रखा था कि मेन होने चाहिए या वुमेन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए भी एक लेसन है और आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इन सब लेसन से सीखेगी और वुमेन को इक्वल फुटिंग पे आर्मी में या फिर फोर्सेज में प्लेस देगी। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।